नमस्कार। बिहार में सीटों के बंटवारे पर बहुत हलचल है। पटना से दिल्ली तक तरह तरह की खबरें आ रही हैं और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये भी चल रहा है और ऐसी सुगबुगाहट पटना से दिल्ली तक खबरों की शक्ल में आकार ले रही है कि अगर चिराग पासवान नहीं माने तो वो क्या करेंगे। खबरें ये भी ऐसी आ रही हैं, भीतर खाने से निकल रही हैं कि हो सकता है कि एनडीए में अगर चिराग पासवान को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। खबर यह भी है कि जेडीयू की ओर से मुकेश सहनी को संपर्क साधा गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में सीटों के बंटवारे पर क्या चल रहा है, किस तरह की तस्वीर बन सकती है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति को करीब 3 दशकों से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। पांडे साहब, एक तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सीटों के बंटवारे पर क्या चल रहा है। क्या खबरें आ रही है कि चिराग पासवान नाता तोड़ देंगे, बीजेपी ने उनको 20 सीटों का ऑफर दिया है, वो 40 से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास किस तरह की खबरें पहुंच रही है? देखिए, जब तक सीट तय न हो जाए, सीट का बंटवारा न हो जाए, तो पहले मैंने आपसे कहा है कि सहयोगी दल में इसी तरह से सीट को लेकर दावेदारी होती है, दाव पेंच होता है। कोई उसको पसंदीदा सीट चाहिए, सीट की संख्या चाहिए, यही तो होता है गठबंधन में जो खींचतान होता है। अभी वही देखने को मिल रहा है। दिल्ली से पटना तक आपने जो प्रारंभिक चर्चा में बात की थी, आज चिराग पासवान की दिल्ली आवास पर बिहार भाजपा के 3-4 नेता गए और उन्हें सीट के संबंध में बात की। अब तक तो चिराग पत्ता नहीं खोल रहे थे। जैसे आपको याद होगा कि मांझी लगातार कह रहे थे कि हमको इतना सीट चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम 100 सीट लड़ लेंगे, और हमको तो वही अभी चुनाव आयोग से निबंधित दल है, हमको मान्यता प्राप्त करनी है तो कम से कम इतनी सीट चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हो रही थी, लेकिन अब समय कहाँ है। अब तो चुनाव आयोग ने 2 तिथियों की घोषणा कर दी। 40 साल के बाद बिहार में 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 1985 में चुनाव हुआ था और पिछले चुनाव तो 3 चरणों में हुए थे। उसके पहले 2015 में 5 चरणों में। अब चुनाव आयोग आगे आगे है। चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस कर दिया, 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो सूचना जारी होगी। लेकिन अभी चाहे बिहार में जो दो प्रमुख गठबंधन है, सत्तारूढ़ एनडीए कहें या महागठबंधन कहें, अभी कहीं सीट का तालमेल फाइनल नहीं हुआ। आज एक उम्मीद थी कि महागठबंधन का कहीं न कहीं कुछ सीट के बंटवारे के संबंध में घोषणा होगी, लेकिन आज टल गया। अब आज अभी मुकेश सहनी ने जानकारी दी कि भाई कल हम लोग आपस में सब कुछ फॉर्मूला तय कर चुके हैं, कल मीडिया से मुखातिब होकर हम लोग बताएंगे ये। लेकिन आपने तो चिराग की बात की। अब चिराग पासवान नेचुरल है कि लोकसभा के चुनाव में ये कहिए कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कोई नए नहीं है, पुराने हनुमान है। ये हनुमान बन के जो उन्होंने हनुमान खुद दिखाई थी पिछले चुनाव में, जिसमें नीतीश कुमार का रोल नंबर 3 करा दिया उन्होंने विधानसभा, वो था कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करनी थी। और मुझे पक्की भरोसे की जानकारी उसमें रामविलास जी थे। ये 30 ही सीट पर चिराग चाहते थे कि वही समझौता हो जाए, लेकिन नीतीश 30 सीट देने को तैयार नहीं। अब बात वहीं से बिगड़ी। अब बात इस हद तक बिगड़ी कि 2 दिन 3 दिन इंतजार कर रहे थे चिराग, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलने का भी समय नहीं दिया, बातचीत। आज कमोबेश कुछ वही स्थिति आप पर रही, लेकिन आज चिराग नीतीश के सिरदर्द नहीं है। नीतीश के वो अभी भाजपा के सिरदर्द है। जो अभी बंटवारा होगा, जो 2 प्रमुख सहयोगी दल मांझी और चिराग से निपटना है, समझौता करना है, बीजेपी को समझाना है, चाहे वो अपने कोटे की सीट दे या उनकी मांगी सीट दे या कम सीट दे। और उधर सुमित एक निर्दलीय है और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, वो कुछ समय कर्म की राजनीति करते हैं, तो वो नीतीश कुमार में के पाले में डाल दिया है कि भाई आपके कोटे से आप जो उनको संभालिए थे। एक स्थिति में है। अब अभी लोकसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, स्ट्राइक रेट रहा 100% जीत हो गई। अब वो तो मानते हैं कि भाई ये मेरे कारण जीत हुई। ये किसी से छिपा है क्या कि नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरे पर चुनाव हुआ, और उसमें चलिए चिराग का एक सोशल कॉम्बिनेशन है, खासकर अपने सुजातीय मतदाताओं और यंग है। हनुमान, जब हनुमान ही बने थे नरेंद्र मोदी के तो वो काम आए, उनकी जीत सुनिश्चित। अब चाहते हैं भी कि लोकसभा के फॉर्मूले के आधार पर ही
विधानसभा की सीट मिले और कत्ते सीट पसंदीदा सीट। पिछले चुनाव में वो 135 सीट ले लेते, एक सीट मात्र जीते थे और 9 सीट पर सेकंड थे, बाकी तो अधिसंख्य कैंडिडेट की जमानत नहीं बची। अब रही बात कि इस चुनाव में क्या होगा, तो जिसके पास 5 लोकसभा की सीटें हैं, स्वाभाविक एक लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें होती हैं विधानसभा की, तो 30 सीटों पर उनकी दावेदारी स्वाभाविक बनती है। अब बीजेपी उनको 25 से 30 सीट में, एक तरह से कहिए कि फीडबैक है, वो उनको 25 से 30 मिटने की बात हो रही है। लेकिन उसमें एक चर्चा थी राजनीतिक गलियारे में कि भाई चिराग अपनी मां के लिए भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं कोई हाउस में जाए। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में भी एक चर्चा हुई थी कि भाई रामविलास पासवान की धर्मपत्नी चिराग की मां भी क्या चुनाव लड़ेंगी। अब उसमें जात का पेच रहे, कोई और पेच रहे, शायद चुनाव नहीं लड़ी, चिराग खुद वहां से लड़े, तब उनकी मां को क्या राज्यसभा में भेजा जाएगा। एक बात ये कहीं ना कहीं चिराग की इर्द गिर्द हो रही। रही बात की जब सीट की दावेदारी होती है ना, तो हर पार्टी अपनी पार्टी की दुकानदारी करती है, उसको अंतिम तक, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दाव पेच भले है, लेकिन कोई एनडीए से बाहर न चिराग होंगे और न एनडीए से बाहर जीतन राम मांझी होंगे। वो सबसे बड़ा कारण है कि भाई आप नाता तोड़ कर जाएंगे तो यहाँ सड़क पर आना होगा। अभी आप केंद्र में मंत्री हैं, आप यदि चाहे वो जाए, आप जन स्वराज के साथ जाएंगे या फिर तेजस्वी के साथ जाएंगे, तो पहले तो चिराग को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। तो सब कुछ लड़ाई और सत्ता का संघर्ष होता है कुर्सी के लिए, पद पाने के लिए। तो कोई ऐसा जोखिम थोड़े उठाने जा रहे हैं अभी। आप उनके बहनोई भी वहां देखिए एक एमपी हैं। कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि सीट की दावेदारी को लेकर जो बात हो रही है, और कुल मिला जुलाकर ये बातें होंगी, 25 से 30 सीट में समझौता होगा। और मुझे लगता है कल परसों तक भाजपा तो अपने सहयोग को मिलाने के लिए जानी ही जाती है। आप याद करें लोकसभा का जो पिछला चुनाव, मतलब 20 इसके पहले 24 के पहले वाले चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 सांसदों को बेटिकट करके, सीटिंग सांसदों को बेटिकट करके और जदयू के लिए कॉम्बिनेशन दिया। तो भाजपा का तो है कि भी बिहार में सत्ता में सहभागी बने। अब केंद्र की उसकी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ सही सलामत चलती है। और बिहार पांडे साहब, मैं आपको बीच में रुकूंगा एक चीज। तो कह रहे हैं आप कि चिराग सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं, और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा भी है कि वो एक टफ बार्गेनर की तरह सामने आए हैं। आपने चूंकि रामविलास पासवान जी, इनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो चिराग पासवान के पिता है, इनकी पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से देखा है, और बातचीत में कई बार कह भी देते हैं चिराग जी कि उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूं। तो आज की तारीख में चिराग पासवान, मान लीजिए एक तस्वीर, मान लीजिए कि उनको बीजेपी 20 या 22 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, जो सीटें वो चाह रहे हैं। मान लीजिए एक तस्वीर हो सकती है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान के प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने के चांस है? और अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं, यदि साथ आ जाते हैं, तो उसका बिहार की इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर किस तरह का असर दिख सकता है? देखिए, लोकसभा का हो चुनाव या विधानसभा का चुनाव, 1990 में जब लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, इसके बाद वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे हैं, राजनीति की एक धुरी बने हुए हैं। पूरी राजनीति आज बिहार की है, वो लालू की रीति है। आप चाहे आज 20 साल राज कर लिया नीतीश कुमार, लेकिन जब चुनावी जंग में जाते हैं तो जंगल राज की ही याद कराते हैं कि भाई देखिए फिर जंगल राज न लौट आए। अपनी उपलब्धि कमाई देख लीजिए ना, उपलब्धियों की कमी नहीं है बिहार में। नीतीश के रेजिम में बिहार की तस्वीर निश्चित बदली। हाँ, अब लॉ एंड ऑर्डर पर थोड़ा ढीला ढाला हो गया है, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि अब अभी चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो, सब का भी बोलबाला है। लेकिन जो बात आपने कही अभी, चिराग पासवान को, रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि वो पल्स को समझते थे। आपको याद हो, एक वोट के चलते देश को लोकसभा का चुनाव झेलना पड़ा था। अब उस समय तो अटल जी का राज था, अटल जी थोड़ी दूसरी राजनीति के मिजाज के थे। आज जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसमें कहते हैं कि साम दंड भेद सब तरह का उपाय और साधन संसाधन सबका इस्तेमाल देश सवेर होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके सामने सब धरे पड़े हैं। तो चिराग पासवान बागी बनेंगे, विद्रोही बनेंगे, केंद्र में मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर, यदि वो सचमुच, सब अनुमान की बात मैं कर रहा हूँ,
जो आपने भी कहा कि मसलन मान लीजिए, तो मान लीजिए यदि वो जन स्वराज के पास जाएंगे तो कोई सत्ता थोड़ी बिहार में अभी मिलने जा रही है। ये बात सही है कि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर रणनीतिकार से जो एक पार्टी के संस्थापक बने हैं, तो बिहार की राजनीतिक लड़ाई को तिकोनी बना दी है। एक तस्वीर फिलहाल दिख रहा है कि आज तक बिहार में एनडीए और महागठबंधन लालू और नीतीश के बीच की लड़ाई होती थी। अब भले भाजपा के मुखौटा नीतीश कुमार है, कांग्रेस के मुखौटा लालू प्रसाद आज तेजस्वी यादव है, लेकिन जब जन स्वराज पार्टी से जाएंगे वो, तो वोट कितना जोड़कर जाएंगे। और पिछले चुनाव में जो 5%, 5.5% वोट चिराग को आया था, वो अकेले चिराग का वोट थोड़े था। उसमें कहीं कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक परसेप्शन बना था कि अंदर खाने से बीजेपी का भी सहयोग है। मैं मानता हूं बहुत भरोसे की जानकारी से बहुत हद तक कहीं एक समझदारी थी। बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी से टिकट नहीं मिले वो लोजपा के टिकट पर ले लेते। कुछ लोग तो ज्वाइन किया, राजेंद्र सिंह का याद कीजिए ना, झारखंड में संगठन प्रभारी चुनाव लड़े बागी बन करके, बने इनके कैंडिडेट रामेश्वर चौरसिया, आज कहाँ है, फिर अभी पद धारक हैं बिहार भाजपा के। तो कुल मिला जुलाकर जो स्थिति आप कह रहे हैं कि चिराग एक बेहतर बार्गेनर अभी बने हुए हैं, और चाहे वो 22 सीट मांगे, 25 सीट मांगे, 30 भी मिल जाएगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उनको जिस दिन रामविलास पासवान को, जैसे बात के दिन में तो कितना फैन हो गए थे अटल जी के, साथ में रहे, सरकार में रहे। चिराग उससे अलग नहीं है। चिराग जब नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं ना, तो वही फिर कहिए चचा भतीजा, कहिए भगवान श्री राम और इधर हनुमान। तो वो स्थिति अभी मैं देखता हूँ। सब सीट की दावेदारी, ये दाव पे सब कुछ अपने पार्टी की दुकानदारी के लिए है। आज जो पार्टी में 135 सीट लगा था, आज यदि उसको 30-35 सीट तो 100 सीट तो जिन लोगों ने टिकट दिया सब हाथ मलना पड़ेगा ना। एक जमात तो अब चिराग के साथ इर्द गिर्द घूमती है और बात करते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अब तो सिर्फ नीतीश फर्स्ट करना है। खुद ही कहा करते हैं कि भाई सीएम की वैकेंसी कहाँ है। फिर ये उनके ऐसे कथन पर भी हम याद करें तो अभी बार्गेनिंग सिर्फ सीट के लिए वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें फिर चिराग को इधर उधर जाने की कोई बात ऐसी मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। हाँ, क्या तो और राजनीति में किसी संभावना को नहीं इनकार किया जा सकता है, ना कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता है। किसने समझा था पिछले चुनाव में जो आदमी नीतीश कुमार को डिसलॉज कर रहा था, अब नीतीश फर्स्ट का नारा लगा रहा है। ये मैं चिराग की बात कर रहा हूँ। इसलिए भाई साहब ये मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में सब कुछ अब तो नीति, सिद्धांत, विचारधारा की राजनीति थोड़ी होती है। अब कुर्सी की राजनीति है, अवसर की राजनीति है, और अपने लिए जो कुछ भला हो। अब तो लोग सीट लेकर के कैंडिडेट पहुंचते हैं, अब उसकी भी दुकानदारी होती है। ये भी बिहार की सच्चाई होगी। 2 दल तो इसके लिए पहचाना जाता है कि सीट लेते हैं और बाद में कैंडिडेट खोजते हैं, और अच्छी बार्गेनिंग होती है। वो दुकानदारी में एक टिकट के लिए करोड़ में बोली लगती है। ये चर्चा है, मैं वो दल विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी, इसलिए वो ज्यादा विवाद होगा और कोई कंक्रीट मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन यदि बाजार में ऐसी चर्चा होती है कि दुकान में कहीं बिक्री होती है तभी तो चर्चा होती है। अब चिराग की बात आपने कही, रामविलास जी जैसे मौसम वैज्ञानिक थे, इस परिस्थिति को चिराग भी समझते हैं कि हम बार्गेन कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार की सेहत, उम्र, ये सब जो बातें होती है तो उसमें लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ हम और अधिक कर ले बार्गेन करके। लेकिन ये सिरदर्द है भाजपा के लिए। नीतीश कुमार को जो सीटें मिलनी है उसमें सिर्फ तो उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करना है, तो कहाँ झंझट है। अभी बीजेपी को मान लिया कि बंटवारे में 243 में यदि 121 और 122 का बंटवारा हो जाए, जैसे 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं 121 और 122 का, तो अब 121 मिले या 122 मिले, भाजपा को इमीडिएट करना है, चाहे वो 30 दे, 22 दे, 25 दे। लेकिन भाजपा का भी वो रुख नहीं है कि बस आपको इतनी सीट देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो विदा हुई है। ये रुख नहीं है, मैं मानता हूँ। तो क्या इसको अब तो दूसरे पर आते हैं, इसी में दो बाकी बच गए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो ये ताकत है या उन्हें सिर्फ जोड़े रखने के लिए बीजेपी इनको अपने साथ लेकर चल रही है? क्या ऐसा है क्या कि जितनी बीजेपी देगी उतने सीटों पर मानना इनकी मजबूरी है, और सिर्फ पब्लिक के बीच कह रहे हैं कि हमको 10 सीटें चाहिए, कोई कह रहे हैं कि 20 सीटें चाहिए? तो ये क्या बिल्कुल कहते हैं अनुकंपा पर, जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये लोग अनुकंपा पर है। तो ये जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? नहीं, दोनों देखिए, जीतन राम मांझी एक दलित चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और केंद्र में अभी उनकी केमिस्ट्री खासकर नरेंद्र मोदी से गवर्नमेंट से अच्छी हो गई है।
साथ रहते हुए भी यदा कदा आप देखते हैं कि भाजपा के लिए वो बैटिंग करते हैं, चिराग पर हमला बोला करते हैं। और तब ये स्थिति आपने देखी होगी, तो चिराग फिर कहीं बाहर कहाँ जाएंगे, कौन उनको गले लगा रहा है? अभी तो बयान दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री पद से जो हटाए गए वो लालू प्रसाद के कारण हटाए गए। खेल तो वहां आप कुछ चीजों को इस पृष्ठभूमि में देखा। अगर थोड़ा सा मैं बीच में रुकूंगा, अगर थोड़ा सा मैं जहां आना चाह रहा था वो यही चीज है कि इधर देखा जाए एनडीए के भीतर भी जो वोटों की जमीन है उसमें चिराग वर्सेस जीतन राम मांझी, इसी तरह से जो वोट बैंक की जमीन है उधर सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है और उपेंद्र कुशवाहा है। तो ये जो भीतर खाने वोट में ही वोट की जो लड़ाई है इसका असर भी तो कहीं दिखेगा। नहीं, देखिए इसमें जो इन चार नाप आपने लिया उसमें चिराग और मांझी में वर्सेस है, लेकिन दोनों का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और कास्ट पर जो विशेष पर इन्फ्लुएंस किसका है? चिराग का है स्वजातीय मतदाता। अब मांझी दलित चेहरा भले हैं लेकिन उनका कोई पासवान में अपील थोड़े है, अपने स्वजातीय मतदाता में कहेंगे अपील है, जो जिसको महादलित कहते हैं एक हद तक। तो दोनों में कन्फ्रंटेशन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें चिराग ने तो भारत बंद का सपोर्ट किया था और मांझी ने बढ़-चढ़ कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तो पहले आना चाहिए था, जो दलितों में क्रीम लेयर की बात की और बंटवारे की बात की। तो कुल मिलाजुलाकर एक कहीं ना कहीं ये अब एक पुराने हैं, अभी तो चिराग का लंबा जीवन है, ये लंबा राजनीतिक इतिहास अभी चलेगा उनका, तो ये दोनों में कन्फ्रंटेशन कुछ अब भाजपा न है, दोनों को खेल भी कराती है। आप देख लीजिए एक तरफ यदि चिराग कभी पीठ पर हाथ थपथपाती भाजपा, तो चिराग पर कभी कर दी आते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी चिराग को पीठ थप संसद से लेकर बाहर भी थपथपा देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखिए हमको तो प्रधानमंत्री का इस हद तक विश्वास प्राप्त है। आप फिर मांझी जी भी जब चाहे जब, मुझे याद है कि जब यहाँ वो मुख्यमंत्री थे इतनी सरलता से बिहार के नेताओं को प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, कई कई बार मिल लिया करते थे। तो कुल मिलाकर भाजपा, एक बात मैं मानता हूं कि भाजपा की जो राजनीति है वो ऑल 365 डेज पॉलिटिक्स इलेक्शन मोड में रहने वाली है। अब किसी ने उम्मीद की थी क्या कि बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने जिस ढंग से इंडिया मोर्चा ही बना, नीतीश कुमार ने उसकी पहल की। नीतीश कुमार जो ही अलग हुए तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गैर भाजपा दलों का एक देखा, अपने स्वर दिया, मंच बना और फिर नीतीश कुमार को ही मिला लिया, जिसके लिए दरवाजा बंद था। अमित शाह यहाँ बिहार आके कहते थे कि अब दरवाजा बंद है, तो राजनीति में भला किसी का दरवाजा बंद होता है तो क्या? अब जो इस दरवाजे में नहीं उसके घर और आंगन में बैठे हैं उसको बाहर जाने देगी क्या भाजपा? मैं मानता हूं कि पिछड़ों की एकता को तोड़ कर रखने के लिए जो लालू प्रसाद के खिलाफ बिहार में राजनीति जब से हो रही है भाजपा की, तो पिछड़ा गोल बंद न हो जाए। तो उसमें प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार का है, जो नीतीश कुमार है जो मुख्यमंत्री भी कोई बहुत विवादित चेहरा नहीं है, भ्रष्टाचार का वो ऐसा आरोप नहीं लगा, एक समाजवादी पृष्ठभूमि, आज तक परिवारवाद में देखिए बेटा को राजनीति में लाने की बात होती है लेकिन अभी तक तो वो कहा कि नहीं यही मेरा युक्ति है, अपनी जिंदगी भर किसी परिवार को हमने नहीं किया। लालू प्रसाद तो उदाहरण पर हैं और कर्पूरी जी को याद किया करते हैं। तो कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है ना, उस मामले में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कोई वर्सेस कोई इशू पर भले हो, लेकिन दोनों गठबंधन के ही अंग हैं। अब वो भाजपा जहां है वहां थोड़ा खेल तो होगा ना, कभी तो हम आपका खेल कभी आपस में करा दो, ये सब चलता रहता है। एक सवाल अब थोड़ा सा एनडीए से महागठबंधन की ओर आते हैं। महागठबंधन में आपको कितने सीटों पर डील सबकी सील होती दिख रही है? और दूसरा इसी में से एक और पक्ष है कि महागठबंधन के भीतर सबसे कमजोर कड़ी कौन दिख रहा है आपको, आपके हिसाब से? देखिए आज की तारीख में कांग्रेस ही सबसे कमजोर कड़ी है। ये कांग्रेस, राहुल गांधी ने बिहार में 15 दिनों की यात्रा की, अपनी खोई जमीन की वापसी के लिए वो यात्रा की। आज बिहार में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और जो कुछ उसकी राजनीति राजद के भरोसे है, जिस राजद कांग्रेस को हरा कर लालू प्रसाद का विजय हुआ, मुख्यमंत्री बने थे। आप याद कीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा लास्ट चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हुए। इसके बाद तो फिर ये 85 से 90 का दौर में कह रहा हूँ, जब एक टेन्योर 5 साल में 4 चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की बने, विंदेश्वरी दुबे बने थे, भागवत आजाद बने थे, सत्यनारायण सिन्हा बने थे जो वो भागलपुर दंगा की पृष्ठभूमि याद करें, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह बने थे। हाँ तो उसके पहले बने थे। ये 4 जो मैंने आपसे कहा वो दौर था। अब इसके बाद तो जो आज बात कहते हैं तो कांग्रेस कमजोर कड़ी भी है और कांग्रेस राजनीति राष्ट्रीय, सब देखिए ना, कांग्रेस का तो
राहुल ने तो अपनी सोशल इंजीनियरिंग ही अलग कर ली है। अब तक कांग्रेस जो अपर कास्ट, मुस्लिम, दलित, ये राजनीति थी उसकी। अब वो आजकल पिछड़ों की बात करते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो जातीय सर्वेक्षण की बात की, गणना कराने की बात की, वो मेरे ही दबाव पर किया। तब तो जो राजनीति अब तक अखिलेश करते थे, कभी शरद यादव किया करते थे, बिहार में लालू प्रसाद करते थे, और बिहार में आकर के यही बात वो दोहराते रहे। 90% वर्सेस 10%, 10% मतलब अपर कास्ट की बात। अब यहाँ तो कांग्रेस जो बहुत कोराम है कांग्रेस, मैं बताऊंगा आपको, खासकर अपर कास्ट के लीडर्स पुराने हैं, वो राहुल के इस तरह की राजनीति अप्रोच और सोशल इंजीनियरिंग से बड़े असहज हो गए हैं। और खासकर अखिलेश प्रशांत सिंह हटाकर जब से राजेश राम को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब उसको लेकर भी अलग अलग स्थिति है। ठीक है, राहुल गांधी अपने संगठन में जिसकी सुख आगे बढ़ावे, तो आज की तारीख में उनको 70 सीट मिलने से रही, उन्हें भी बलिदान करना होगा, त्याग करना होगा, क्यों मजबूरी में कहिए कि राजद जो सीट दे रहा है 55 दे, 60 दे, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर। हाँ, राजद भी जो पिछले चुनाव में 144 सीट लड़ा था, वो भी आज 130-35 की बात पर आ गया है। तो फिर इसमें ये ना है मुकेश सहनी, जिसको 20 सीट अभी मिलने की उम्मीद बन रही है, और मुकेश सहनी जो पिछले चुनाव में, ठीक याद कीजिए, किसने पीठ पर खंजर भोंका, क्या क्या हुआ, राजद छोड़ के इधर आए थे। अभी राजनीति गलियारे में उनके बारे में भी चर्चा होती है। ये सवाल आज उनके इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्या वो, हालांकि रोज रोज अपने को डिप्टी सीएम घोषित करके, और सीएम तो चेहरा होंगे महागठबंधन के तेजस्वी यादव, कोई संदेह नहीं, भले कांग्रेस आज परहेज करती रहे, लेकिन कुल मिलाजुलाकर महागठबंधन में मुझे लगता है कि 130 सीट से 135 सीट, 130 ही मैं कह रहा हूँ, राजद लड़ेगा, कांग्रेस 55 लड़ेगी। वाम दल एक भरोसे का की पार्टी मानती है, राजद लालू प्रसाद मानते हैं। अब उसके लिए कुछ माले की 2-3 शर्त बढ़ जाए, 35 सीट में माले, सीपीएम और सीपीआई भी इसको समझाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कमजोर कड़ी आज की तारीख में 70 सीट लड़ने वाली 19 सीट जीती, और 18 सीट 17 सीट लड़ने वाली, जिसको कहते हैं सीपीआई का स्ट्राइक रेट बेहतर था, तो स्वाभाविक उस पर थोड़ा ज्यादा ही लालू प्रसाद थोड़ा मंजे हुए राजनीतिक। भले वो आज तेजस्वी विरासत संभाल रहे हैं कि लालू को ये समझ अभी भी है लालू प्रसाद की, इसी के फॉर्मूला भी तय हुआ है जो सीटें बटेंगी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जितनी सीट देंगे, वो एक आज भी सवाल है कि वो फिर रिटर्न में क्या मिलेगा। 19 विधायक थे, उसमें 2-3 विधायक, 4 विधायक तो पहले ही गुड बाई कर चुके हैं कि अब नहीं चाहिए आपका हमको टिकट। वो कोई राजद के छोड़ करके और इधर कोई बीजेपी की तरफ मुखातिब है, कोई जदयू की तरफ। तो आज की तारीख में मानता हूं कि महागठबंधन में कोई कमजोर कड़ी है तो वो कांग्रेस है, जो पिछली बार भी राजद को समझते कि काश हम 70 सीट न दे करके उसको 50 और 50 से कम सीट दिए होते, तो महागठबंधन की सरकार बनती। जो 110 सीट पर महागठबंधन सिमट गया था, और राजद सबसे बड़े दल के रूप में 74 सीट लेकर उभरा था, उसको खुद 80 और 85 सीट यदि उसमें मिली होती, तो तेजस्वी को उसी समय सीएम बनने की स्थिति आ पड़ती। इसलिए आप चलते चलते आखिर में एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि 2025 के बिहार चुनाव में आप वोट कटुआ की भूमिका में किसको देख रहे हैं, और वो कितना असर डाल सकता है? क्योंकि पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 3000 से कम वोटों का रहा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी चुनावी जंग में जो पार्टी गई है उसको हम वोट कटवा हम नहीं कहें। जैसे कोई ओवैसी को कहते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए की जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी सेंधमारी करते हैं, और 5 सीट पिछले बार इसी हिसाब से वो जीत लिए सीमांचल में। ये तय है कि खासकर जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, अभी जो राजनीतिक सूत्रधार हैं, जो कुछ एक बनाया है, और उन्होंने बिहार में एक परसेप्शन पैदा किया है कि भाई नीतीश को सत्ता से बाहर करना है और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना है। तो एक तीसरी लड़ाई, तिकोनी लड़ाई की स्थिति बनाने की आज एक परसेप्शन बना दिया है। सभी 243 सीट पर अकेले अपने दम पर लड़ना, और उसके बाद फिर पहली सूची 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की ही पार्टी आ रही है, जो लगभग 100 उम्मीदवारों की सूची देंगे। तो हम वोट बंटवारा नहीं कहते। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज दोधारी तलवार, उसे इधर भी कटेंगे उधर भी कटेंगे। मतलब जन स्वराज से एनडीए को भी नुकसान होना है और इधर भी नुकसान। जब 40 मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, तो जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है, स्वाभाविक उसे नुकसान होगा। 40,000 भी वोट यदि मुसलमान के मिलते हैं 40 सीट पर, तो किसका कटेगा?
और उसी तरह से अति पिछड़ी जातियां हैं 112, 36% आबादी है। 70 अति पिछड़ों को टिकट देने की बात की है प्रशांत किशोर ने। तो अति पिछड़ा अभी वोट बैंक नीतीश कुमार ने बना रखा है। मतलब उसके साथ अब फिर अपर कास्ट का वोट तो एंटी लालू वोट के हिसाब से, जैसे भाजपा को मुसलमान देते हैं, भाजपा के डर से अपर कास्ट के लोग आज भी वोट बैंक बने हुए हैं अभी नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद के खिलाफ। तो वोट कटवा नहीं करके मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में एक तिकोनी लड़ाई बनने की स्थिति में है और दो धारी तलवार है। कौन ज्यादा कटता है, कौन कम कटता है, ये थोड़ा सा भी आप 40 दिन में ये चुनाव हो रहा है। ये पहला इधर 15 वर्षों की बात करें तो पहली बार 40 दिन में ही चुनाव। मुझे याद है कभी 15 का चुनाव 61 दिन में हुआ था, उसके बाद फिर 47 दिन में हुआ था, 40 दिन में चुनाव होगा। थोड़ा हम लोग तो इंतजार कर लें 6 और 11 नवंबर का, और 14 को जनादेव वोट कटवाई बनेंगे। यदि कहीं सीट जीतेंगे चिराग की तरह, तब तो वोट कटवा आप कहिएगा कि भाई चलिए अपना सीट नहीं जीते लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान करके नवंबर 3 बना दिया। विधानसभा में सीएम रहते और उस समय तो आपको याद होगा कि आरसीपी थे अध्यक्ष और उनकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस चुनाव में जो कुछ बातें की, जो मुद्दा उछाला है प्रशांत किशोर ने, वो दो धारी तलवार होंगे। अभी मुझे वोट कटवा कर, जिसका वोट कटेगा तो स्वाभाविक वो कहेगा कि मेरा वोट काट गई। वोट किसी की बपौती होती है तो एक सामाजिक समीकरण के हिसाब से कास्ट बेस्ड यहाँ जो सोसाइटी है, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की जो चेहरे दिखते हैं, जो जमात दिखती है, उसमें ज्यादा एनडीए समर्थक ही मुझे दिखता है। लेकिन मुसलमान के नाम पर, महिला के नाम पर या अति पिछड़ों के नाम पर ये जो वोट जुटेंगे तो उसमें नीतीश कुमार के ही वोट अति पिछड़ा वोट बैंक कर देते हैं। तब कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए वो दोधारी तलवार है प्रशांत किशोर। सीटें कितनी मिलेगी वो तो अलग है, वो तो सपना अकेले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। अब वो तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे भी बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमको कम सीट मिलेगी तो विपक्ष में बैठना हम किसी का साथ नहीं देंगे। तो जो बैठक विधायक रहेगा कैसे वो ताला चाबी लेके घूमते रहेंगे। पूरी पार्टी लूट गई थी रामविलास जी की, क्या भी याद की, ताला चाबी लेकर वो घूम रहे थे दोनों की, मेरे पास ताला या चाबी है। पूरी पार्टी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और विधायक दल के नेता रामेश्वर प्रसाद सिंह दोनों जा मिले थे नीतीश कुमार। वही कारण है कि नीतीश कुमार को जो बिहार में सत्ता में मिली, कामयाब हुए, उसमें वही एक कारण था। तो अभी तो जो कुछ कर रहे हैं, जो फॉर्मूला उन्हें, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, वो पार्टी में उसी ढंग से वो खाका तैयार किया है। मैंने प्रशांत किशोर से पूछा था कि भाई आपके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, कोई दूसरी पार्टियों में 3 साल और 5 साल और अब तो आजीवन होता है अध्यक्ष। लालू जी जब से पार्टी बनाए तब से अध्यक्ष बनते जा रहे हैं और आप 1 साल का अध्यक्ष बनाए, तो ये कहीं कहीं कौन सा म्यूजिक चेयर बनाइएगा। तो कह रहे थे कि नहीं, पहले तो कांग्रेस में ही 1 साल के ही बनता था और हमने वो किया है। मैं चाहता हूं कि संगठन में सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सबकी साझेदारी हो, और हमने जो टेक्निक अपनाए हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पैरेलल उम्मीदवार, उसमें हम किसी एक को करेंगे। मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर जो कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उनकी पार्टी में भी बागी विद्रोही बनेंगे। जिस ढंग से 2-2.5 साल से वो अपना कुछ खेल कर रहे हैं, अब तो भी बात सुन रहे, जो बात आ रही थी, जो अभी कल परसों कहा प्रशांत, उनकी पार्टी में बहुत अभागत अतिथि भी देखने को मिले, जो निराश रोगी जिसको कहते हैं कि वो कहीं से निराश होगा, कहीं टिकट नहीं मिलेगा, वो लोग भी। लेकिन उसकी गुंजाइश कम मुझे दिखेगी। प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है, और खासकर भ्रष्टाचार के विरोध, इस ढंग से अभी पिछले दिन सम्राट चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर, संजय जायसवाल पर और मंगल पांडे को निशाना बनाया। और जो मेरी खबर है कि अभी दर्जन भर बिहार के मंत्री का लेखा जोखा, उनकी काली कमाई, जो कुछ अभी करप्शन का जो हालत है वो मत कहिए। बिहार में भले ही लोग जीरो टॉलरेंस की बात करें, न राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तो मत पूछिए। प्रखंड थाना से लेकर के चाहे राज्य स्तर, कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। ये पूरी जिम्मेवारी से मैं ये बात करता हूँ, भले कोई साक्ष्य नहीं हो, लेकिन जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त। पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि प्रशांत किशोर वोटकटुआ नहीं, दो धारी तलवार की भूमिका में है इस चुनाव में। अगले 100 घंटे में मुझे लग रहा है कि तस्वीर गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बहुत हद तक साफ हो जाएगी या होने की उम्मीद है। ये भी पता चलेगा कि कौन किसके साथ रह रहा है और कौन आखिरी वक्त में इजिप्ट बटन दबा रहा है, यानी पाला बदल रहा है। अभी बहुत कुछ होना है और बने रहिए।
जो बिहार से जुड़े अपडेट के लिए, और देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।